नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बेहद खास मुद्दा आज आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि यह मुद्दा हमारे आपसे जुड़ा हुआ है। जब हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बेदाग छवि का हो, उस पर किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला ना हो, राजनीति की शुचिता नैतिकता बरकरार रहे। यही बात आज सामने रखी गई जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल संशोधन के साथ सामने रख दिए हैं। अब यह सुनना पड़ेगा कि जेल से सरकार नहीं चलने वाली है। मॉनसून सत्र वैसे तो हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन जरूरी कदम सरकार की तरफ से जो उठाए जाने चाहिए वो जरूर उठाए गए, और इसी के तहत आज मॉनसून सत्र खत्म होने के ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 3 बिल 5 संशोधनों के साथ सदन में रख दिए गए और फिर उन्हें जेपीसी के पास यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज भी दिया गया है। अब ये बिल क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। राजनीति में नैतिकता और शुचिता ये सबसे बड़ी परिपाटी होती है। जब हम कहते हैं कि राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, तो भ्रष्टाचारियों को क्या ये अधिकार है कि वो आरोप जब उन पर लगा हो, जब उन पर एक ऐसा कोई केस चल रहा हो जिसमें वो भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हो, तो क्या उनको जेल से सरकार चलाने का अधिकार है? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन 3 बिल को आज सामने रखा गया है, जिसमें 5 संशोधन है, जिसमें अनुच्छेद 75 में 130वां संशोधन ये कहा जा रहा है, जिसमें अनुच्छेद 75 में जो संशोधन है वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में है जो राज्यों के लिए संशोधन है। इसके अलावा 239 ए जो दिल्ली के लिए है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी 2025 ये जो संशोधन है, ये 5 संशोधन। अब ये कहता क्या है संशोधन? ये संशोधन ये कह रहा है कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता, जिसकी बात हमेशा से विपक्ष भी करता रहा है, उसी को ये पूरी तरह से बल देता है। यानी अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के जो मंत्री हैं, अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं या उनके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो जब वो जेल जाते हैं तो 30 दिन के बाद यानी 30 दिन के अंदर अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन 31st डे जब होगा 30 दिन के बाद, वो अपने आप पद मुक्त हो जाएंगे, यानी वो पद खाली हो जाएगा। विपक्ष इसे लेकर ही हंगामा कर रहा है। संसद में अमित शाह ने ऐसा संविधान संशोधन बिल पेश किया है जिसने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब सवाल यही है कि ये वही विपक्ष है जो बार बार कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा राजनीति में रहे जो नैतिकता और शुचिता से परिपूर्ण ना हो। तो ये बिल, ये संशोधन उसी के लिए तो लाया गया है, उसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। कुर्सी चली जाएगी ये सवाल आते ही विपक्ष बौखला जाता है। कोई अदालत का फैसला नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं, सीधा नियम है, जेल में रहो, सत्ता छोड़ो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कदम वाकई भ्रष्ट नेताओं और आपराधिक राजनीतिज्ञों की कमर तोड़ने वाला होगा, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि यह कानून लोकतंत्र की गर्दन दबाने वाला है, क्या वाकई ये बिल नेताओं की कुर्सी को सलाखों से बांधने वाला ऐतिहासिक फैसला माना जाए, या फिर ये सिर्फ विपक्ष को खामोश कराने का हथियार? सवाल बड़े हैं और इसीलिए रण क्षेत्र में आज इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट जो आपको साफ तौर पर समझाती है कि अब ये बिल कह रहा है, ये संशोधन कह रहा है कि सुनिए मंत्री जी, अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे अगर उन पर गंभीर आपराधिक आरोप हो और ये जेल की सलाखों के पीछे हो? संसद में आज इसी सवाल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 बड़े विधेयक पेश किए, जिनके जरिए सत्ता के अपराधीकरण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे संविधान विरोधी बता रहा है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक अगर कोई भी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल में रहेगा तो उसे पद छोड़ना होगा। उनके मुताबिक यह राजनीति को अपराध मुक्त करने का ऐतिहासिक कदम है। अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, जिनमें विपक्ष हमेशा की तरह सत्ता पक्ष का विरोध कर रहा है, साथ ही बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। सुनिए। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो है मुंह नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे जो पास हो जाए। Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। तो सवाल यही है कि राजनीति में सुधार की दिशा में ये कदम कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं भा रहा है? क्योंकि इस बिल के आने के बाद हर पार्टी पर बराबर असर होगा, लेकिन विपक्ष की दलील है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल चुन चुन कर करेगी। अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। विधेयक को जल्दबाजी में लाने की बात गलत है। इसे संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर विचार करेंगे। यानी राजनीति से अपराध को हटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन इस रणक्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सुधार विपक्ष बचा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक
क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी आप देखें तो एक तरफ वोटर लिस्ट की शुचिता के लिए एसआईआर, वहां पर एक क्लीनिंग, और अब राजनीति की क्लीनिंग के लिए ये संशोधन। अब सवाल ये है कि जब हम क्लीनिंग, जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, जब हम राजनीति को भी स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं, जब हम भ्रष्टाचारियों से मुक्त एक राजनीति की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर इसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? ये तो समान रूप से है। इसमें संशोधन जो हुआ है उसमें प्रधानमंत्री भी है, उसमें केंद्रीय मंत्री भी है, उसमें मुख्यमंत्री भी है, उसमें राज्यों के मंत्री भी हैं, तो फिर विपक्ष इसे तानाशाही क्यों कह रहा है? बड़े सवाल, और इन बड़े सवालों का रण क्षेत्र में जवाब देने के लिए आज के अतिथि जुड़ चुके हैं। लेकर आइए पैनलिस्ट को, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से राकेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, सवाल आपसे शुरू करती हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी था। ये जो डिमांड थी, ये विपक्ष की भी डिमांड थी। विपक्ष भी कह रहा था भ्रष्टाचार मुक्त हो, दागदार कोई ना हो, दागी जो भी चेहरे हैं वो बेदखल कर दिए जाएं। उसी दिशा में तो उठाया गया ये कदम, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है ये तानाशाही वाला है। लावली जी, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो कई बार हम नेताओं को भाषण देते हुए सुनेंगे कि राजनीति को अपराध मुक्त करना चाहिए, करप्शन हटाना चाहिए, दागी लोगों को भगाना चाहिए, नए साफ और अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। लेकिन जब उसे करने का मौका आता है तो यही लोग अपने पांव खींचने लगते हैं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति बरसों से, दशकों से ऐसे ही लोगों के भरोसे चलती है जो दागदार हैं, करप्ट हैं, अपराधी हैं। आपको ध्यान होगा 2013 में सुप्रीम कोर्ट, 2013 तक सोचिए, आजादी से लेकर 2013 तक हम जेल गए हुए लोगों को एमपी एमएलए रहने देते थे, उनको चुनाव लड़ने देते थे, चाहे उनको कितनी बड़ी से बड़ी सजा मिली हो। 2013 में जाके सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट देना पड़ा कि 2 साल से ऊपर की अगर सजा हो गई है तो आप एमपी एमएलए नहीं रह सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कांग्रेस ने क्या किया। जुलाई में वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और अगस्त में ये लोग बिल लेके आ जाते हैं। देखिए कितनी तत्परता है कि इसको हम पलट देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान्य नहीं होगा। और जब उस बिल, और उसी 24 सितंबर को इनफैक्ट फॉर्डर स्कैम में आपको ध्यान होगा, चारा घोटाला में जजमेंट आने वाला था जिसमें सबको अंदेशा था कि लालू जी को सजा होने वाली है। तो चूंकि बिल इंट्रोड्यूस करने और उसको पास करने में भी लेट आ रही थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है कि 24 सितंबर से पहले जजमेंट आ जाए, उससे पहले हम ऑर्डिनेंस लेते आए ताकि उसका इफेक्ट लालू जी पे ना पड़े। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो आज चारा घोटाले के 4 मामले में कन्विक्टेड नहीं, सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस इस हद तक जा रही थी। तो अगर कांग्रेस आज पार्लियामेंट में विरोध कर रही है इस बिल का, तो इसमें मुझे थोड़ा सा भी इसमें सरप्राइज नहीं होता है लावली जी। लेकिन ये जो सरकार है, मैं बोलता हूं कि ये देश में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। पहली बार ऐसी बात हो रही है जहां सरकार कह रही है कि मेरा प्रधानमंत्री या मेरा सीएम भी या मेरा मिनिस्टर भी, कोई भी हो, उसको अधिकार नहीं है कि अगर 30 दिन तक वो जेल में, और सिंपल लावली जी, कोई भी अगर 30 दिन तक जेल में है तो ये आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आपकी सदस्यता हम ले लेंगे, आप एमपी या एमएलए नहीं रहेंगे। आपसे कहा जा रहा है जब आप जेल में हैं तो आप एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या एक मिनिस्टर का कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर पाएंगे। और प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। आप जेल के अंदर कैसे फाइल्स को आप साइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक जो बात कही जा रही है, अगर आपने अभी मनोज झा जी को सुना हो, तो कह रहे हैं भाई कि आपने ऐसा कर दिया है कि इसमें एक्यूज्ड और कन्विक्टेड कोई फर्क नहीं रह गया है। इसको क्लैरिफाई करना होगा, इस पर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। मृत्युंजय जी, इसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी है लावली जी। किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में पकड़ के सीधे जेल में 1 महीने नहीं रखा जा सकता। आपको भी पता होगा प्रोसेस क्या है। 24 घंटे के अंदर आपको उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, जो फिर ये बोलेंगे कि हाँ ये कस्टडी में जाने लायक है या नहीं। दूसरा, उसको आप जैसे ही कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो मेरिट्स ऑफ द केस पे फिर कोर्ट बोलती है उसमें कि हाँ इनको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव या पुलिस डिसीजन नहीं है, उसमें जुडिशियरी भी इन्वॉल्व है। और मैं फिर से कह रहा हूं, उनको यहां सजा नहीं दी जा रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं छीना जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि इन कर्तव्यों का निर्वहन आपके द्वारा संभव नहीं है जेल में रहते हुए 1 महीने के बाद, तो इन कर्तव्यों को कम से कम अभी आप छोड़ दीजिए, और जब भी आप वापस आते हैं, अगर आप एक्विट हो जाते हैं, फिर से उन कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दीजिए। और एक सिंपल सा लॉजिक देखे लावली जी, हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेट्स, मैं झारखंड से आता हूं, हमारे यहां 3 ब्यूरोक्रेट्स पिछले कुछ वर्षों में जेल गए हैं। छवि रंजन है, पूजा सिंघल है, और अभी विनय चौबे है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे।
ये जब जेल जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो जिस दिन वो जेल जाते हैं उसी दिन उनसे उनका पदभार ले लिया जाता है, विभाग ले लिया जाता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों दोनों में? फिर तो आप ब्यूरोक्रेट्स को भी जेल से चलाने दीजिए उनका विभाग, अगर आप इसी को सपोर्ट करते हैं तो नेताओं को हमें सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए आम लोगों से, उनको आम लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए, बाकी लोगों की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। वाचस्पति जी, बहुत क्लियर है यहाँ पर कि कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे विपक्ष को परेशानी हो। ये तो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो केवल सत्ता पक्ष नहीं होती ना, राजनीति मतलब सत्ता और विपक्ष को मिलाकर, और लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। आज की तारीख में एडीआर की रिपोर्ट का आप लोग बार बार हवाला देते हैं कि देखिए इतने % दागी हैं, इतने % लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो उसी चीज को तो क्लियर करने के लिए, उसी छवि को साफ करने के लिए ये बिल लाया गया है। फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये तानाशाही है और इसमें अदालतों को साइड कर दिया गया, अपनी मर्जी से सरकार चलाना चाहती है, पूरे देश को अपनी मर्जी से बीजेपी चलाना चाहती है? वाचस्पति द्विवेदी जी। रामनी जी नमस्कार, और मैं सभी को, अपने साथियों को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास मानसून का सत्र समाप्त हो रहा है और आपके पास कोई समय नहीं बच रहा है इसको पारित कराने का, तो आपने जल्दी हड़बड़ी में इसको क्यों लेके आए? इसको आप मानसून सत्र की शुरुआत में ला सकते थे। एक तो ये बात है। दूसरी ये ध्यानाकर्षण है जो है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के अंदर जो बहुत सारे तशद्दुद पैदा हो गए हैं, जो बहुत सारी आपस में दिक्कतें पैदा हो गई हैं, जिसका साक्षात प्रमाण राजीव प्रताप रूडी का इलेक्शन है। तो उसमें ये भयभीत हो गई है, सरकार भयभीत है और चाहती है कि इस प्रकार से अपने लोगों को डरा के धमका के रखा जाए कि अगर आप इस तरीके की कोई हरकत करते हैं और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी की मजम्मत करने की कोशिश करते हैं तो हम इसके द्वारा आपको कर सकते हैं। अरे तो इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को अलग थोड़ी कर दिया है। संशोधन जो 5 संशोधन हुए उसमें सबसे पहला संशोधन अनुच्छेद 75 में है, तो उसमें तो प्रधानमंत्री भी शामिल है, उसमें तो केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। ये कोई इसमें एक्सेप्शनल केस थोड़ी कि ये सिर्फ विपक्षियों के लिए, ये तो सबके लिए सामूहिक रूप से है। द्विवेदी जी, आपने ये भस्मासुर का बोलने, ये बिल्कुल भस्मासुर के तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से चिदम्बरम जी ने पीएमएलए का कोर्ट का जिस तरीके से किया था, और सबसे पहले उसका उपभाजन वही बने। इसमें हो सकता है कि आगे चल के जो सरकार आए, हमेशा एक सरकार रहने वाली नहीं है, तो कल को हो सकता है कि दूसरा जो सरकार आए, चाहे कोई भी सरकार हो, वो उसका दुरुपयोग कर सकती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी पार्टी सरकार में आती है वो अपने विपक्षियों को निपटाने के लिए इस तरीके से बात करती है। जैसा कि बहुत अच्छा मनोज जी ने सवाल उठाया कि एक्यूज्ड और बिल्कुल कन्विक्टेड में बिल्कुल आपको फर्क नहीं होगा। जैसा सबको मालूम है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो अपराधी है 3 साल से अधिक का है तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब मिड टर्म में कोई सवाल उठा दे, मान ली किसी भी सरकार का है और कोई भी सरकार किसी को हटाना चाहती है, किसी मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है या किसी को हटाना चाहती है, तो वो सुन लीजिए होगा क्या। जैसे झारखंड मोर्चा में हुआ, जैसे जैन साहब के मामले में हुआ, 5 साल जेल में रखा, उसके बाद उन पर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, कोई बिल्कुल बेदाग उनको छोड़ दिया गया। लेकिन इस हैरेसमेंट का क्या होगा? इस तरीके से आप 30 दिन के बाद क्या उनकी स्थिति होगी? नहीं तो उसमें भी तो क्लियर है ना कि अगर आप दोषमुक्त हो जाते हैं तो आप करिए ना काम, किसने रोका है? और आपने मनोज झा का जैसे आपने बात कही, तो आप देखिए ना, अगर लालू प्रसाद यादव जी को ये पता होता तो वो पहले क्यों इस्तीफा देके जाते? आप एक लाइन से आप देख लीजिए, आप हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जयललिता का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लालू प्रसाद यादव का खुद एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि उनको भी ये बात पता थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब सरकार कैसे चल रही थी, किसके माध्यम से, कौन पीछे था, ये अलग चीज है, लेकिन वहां पर इस्तीफा दिया गया। लेकिन अभी हालिया, अभी प्रखर जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछने वाली हूं इस सवाल, 156 डेज सरकार चली जेल से। लेकिन इस परिस्थिति में, द्विवेदी जी पहले आप खत्म कर लीजिए कि इस परिस्थिति में जब यहां पर स्पष्टता के साथ जब ये बिल रखा गया, ये संशोधन रखा गया, तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि ये विपक्षियों के लिए नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भी है। और आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, क्या जेल में रहकर सरकार चल सकती है? क्या ये संभव है? लावनी जी, उसके साथ प्रोविजन ये भी है कि अगर उसमें 30 दिन के बाद वो कन्विक्ट नहीं होता है या एक्यूज साबित नहीं होता है, तो वो फिर से राष्ट्रपति के द्वारा फिर से अपने पद पर जा सकता है। लेकिन अगर एक एप्रीहेंशन ये इसमें है कि अगर लगातार आप उसको इस बीच में सजा दिला दें या इस प्रकार की कोशिशें हो जाएं,
कि उस बीच में हो जाए। अच्छा, यही अभी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि मान लीजिए लालू जी इसके बाद अपनी पत्नी को वहां पर दे जाएं, या जिस तरीके से केजरीवाल जी के द्वारा अन्य लोगों के लोग आ गए और सत्ता में आ गए, तो आपका पर्पस से सॉल्व नहीं हो रहा ना। केवल आप एक व्यक्ति को के पदच्युत कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह स्थानापन्न फिर भी कोई आ ही जाएगा, तो इससे क्या विशेष फर्क पड़ जाएगा? क्लियर कर दीजिए जल्दी से, काउंटर आंसर कर दीजिए प्रखर, इसके बाद आपके पास फिर कौन सा लॉजिक है कि जो मसले सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ आने वाले हैं, और जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है राहुल जी का, उससे भयभीत हो गई है, इसलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। अरे भयभीत कौन है? राहुल जी भी तो बेल पर चल रहे हैं, ये भी तो है ना, बेल पर तो राहुल जी भी चल रहे हैं, अब भयभीत कौन है ये भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, जल्दी से। भयभीत हैं, ठीक है मृत्युंजय जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के विपक्ष का नतीजा सामने आया, उससे भयभीत हो गए। ठीक है मृत्युंजय जी, काउंटर आंसर प्लीज, टू फास्ट। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम विपक्ष का यही है लवनी जी कि जब आप एक सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो उस बिल की टेक्निकलिटी पे बात करनी चाहिए, जो चले जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वहां के इलेक्शन पे, ये चले जा रहे हैं एसआईआर पे, और जिस दिन एसआईआर की बात करेंगे तो ये बात करने लग रही है वाजपेयी जी की, क्योंकि एक जगह भी फैक्ट्स नहीं होते। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वो कोई एमपी एमएलए है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सबसे पहले पढ़िए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, पूरे एक्ट में कहीं भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वर्ड एक जगह भी आया होगा तो आप मुझे बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनकी सदस्यता नहीं जा रही है। सबसे पहले ये समझिए, आरटीए एक्ट इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये समझिए। और दूसरा, ये कहते हैं कि वो सॉल्व थोड़ी हो रहा, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो इन्हीं को रहने दीजिए। ये कहां का लॉजिक है लापनी जी कि पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना, इससे अच्छा तो चोरी रह जाए। वाह, ये तो अलग ही लेवल का लॉजिक है। तो मैं वही कह रहा हूं, जब टेक्निकली आप बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ ये हमारी सरकार पे भी लागू है ना, हमारे मिनिस्टर्स पे भी लागू, हमारे सीएम पे भी लागू, हमारे पीएम पे भी लागू। और कल आपकी सरकार आएगी, हमें खुशी है, जब ये सब पर लागू हो रहा है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? और यही तो डिमांड होती है, जनता का प्रतिनिधि बेदाग छवि का होना चाहिए, ये नैतिकता और शुचिता, इसी की तो बात है। तो फिर इतना अपोज क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये संविधान का हनन है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है? प्रखर, आर्यन पार्टिसिपेंट जी, एक जरा कमेंट ले लिया जाए सबसे। हाँ प्रखर जी बोलिए। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर, नमस्कार। प्रखर जी की ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज, उनकी ऑडियो स्टूडियो में नहीं आ रही है। बोलिए सर। हाँ आप बोलिए सर, बोलिए। लवानी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर। लवानी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। सर नमस्कार, मैं लावनी हूँ सर, लावनी जी। लावनी जी, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष अपनी पार्टी की ओर से बात रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आप विपक्षी दलों को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है और प्रॉपर एनालाइज करके सत्ता पक्ष को ये बात को जाहिर करती हैं। लवनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये सरासर असंवैधानिक बिल है। ये सीधे डेमोक्रेसी को कत्ल करने वाला ये बिल है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर यातनाएं किसी पार्टी ने झेली है तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। हमारे सारे टॉप लीडर को लवानी जी, सब सारे टॉप लीडर को इन्होंने जेल भेजेगा, इन्होंने काम करा। आपको मैं बताना चाहता हूं लवनी जी, संजय सिंह जी के ऊपर मुकदमा हुआ 2024 में, ईडी ने मुकदमा करा, उसके बाद हमने बेल संजय सिंह जी ने डाली और ईडी उसका विरोध करने तक नहीं आई। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने की जेल हुई, 17 महीने सरकार ने जेल में बंद करके ईडी द्वारा रखा गया, और अभी तक उनका ट्रायल भी चालू नहीं हुआ। आप उनकी देखिए, सत्येंद्र जैन के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सत्येंद्र जैन के केस में क्या हुआ, सीबीआई खुद ही मुकदमा बंद कर दी, कहते साहब हमें सबूत नहीं मिला है। देखिए मैं आपके दर्शकों के माध्यम से अपनी बात ही कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को ये मैंने जानना बहुत जरूरी है कि बिना ट्रायल के आप किसी को भी दोषी साबित करके आप उसको जेल भेज दो, आप उसको पक्ष हटा दोगे। आपको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी। हमारे जुडिशरी में भी ये बात कही जाती है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो आरोप वो दोषी नहीं ठहराया जाता। और रही बात नैतिकता की, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल ने पहले से स्पष्ट करा, हमने जेल से रह के सरकार चलाई, क्योंकि ये साफ एक प्रेसिडेंट शामिल करते हैं, जहां पर ये चुनाव जीत नहीं सकते थे,
वहां पर ही क्या कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को। प्रखर जी, मुझे जल्दी से 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने एक तरफ तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, आप लोग जो हमेशा से आरोप लगाते रहे, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर है ना, कोई वो ऐसा थोड़ी कह, सिर्फ कुर्सी छोड़ने की बात हो रही है। कुर्सी से इतना मोह क्यों? कुर्सी पर तो उसी व्यक्ति को होना चाहिए ना जिसकी बेदाग छवि हो, और वो भी जेल से रहकर कुर्सी की चाहत, ये क्या उचित है? यहाँ पर ये तो कहा ही नहीं जा रहा। आपने कहा ना आरोपी, भाई अगर आप आरोप मुक्त हो जाते हैं तो आइए कुर्सी पर वापस आइए, इसका प्रावधान भी तो है। तो फिर ये प्रावधान जब आप लोगों के लिए है, तो फिर इस तरीके का अलोकतांत्रिक बातें करना, इस तरह से कहना कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ विपक्षियों को दबाने की बात है। देखिए, मैं आंकड़ों के साथ आपके समक्ष बात करूंगा। आपका सुदर्शन चैनल बहुत सम्मानित चैनल है। 2015 के बाद अगर आप देखेंगे, जो मैं कहूंगा कि जब एनडीए की सरकार बनी, वहां पे 95% के ईडी द्वारा इस पर होता है, विपक्षियों को होता है। आपको मैं आंकड़ों के साथ बात बताऊं, 1000 केस विपक्षी दलों के खिलाफ चला गया, और जिसमें ईडी को 70% तक। एक मिनट, मेरी बात पटेल पे आ जाने दीजिए। थोड़ा जल्दी बोलो। मेरी बात पटेल पे आ जाने। आपके करोड़ों दर्शक है वो देख रहे हैं, 95% जो मुकदमे थे वो विपक्षियों को, विवाद की सरकार को गिराने के लिए करे गए थे, जिसमें से 0.25% की इसमें उनको हासिल, उनको अरे भाई अगर आप क्लियर है, नहीं मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये बहुत टेक्निकलिटीज है। जो आम जनमानस देखता है ना, वो बहुत साधारण शब्दों में समझना चाहता है। इस डिबेट को भी बहुत साधारण शब्दों में अगर लेकर जाती हूँ, साधारणता यही है कि अगर आप बेदाग छवि के होंगे, अगर आपके ऊपर वो दोष नहीं लगता, तो आपको आपकी कुर्सी वापस मिल जाएगी, तब तो आपको इसका विरोध करना ही नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ 2 अभी और अतिथि बाकी हैं, सुरेश स्वामी जी और राकेश प्रजापति जी हमारे साथ हैं। तो जेल से अब सरकार नहीं चलेगी, ये संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी पर चर्चा हो रही है। राकेश जी और स्वामी जी हमारे साथ बाकी हैं। स्वामी जी जल्दी से आपके पास आते हुए, राकेश जी इसके बाद आपके पास आते हुए, एक चीज बहुत क्लियर के साथ है, अभी जो प्रखर जी कह रहे थे, ये कट्टर ईमानदार की छवि की बात बार बार कही जाती रही है, लेकिन यहाँ पर उसी कट्टर ईमानदारी के लिए तो ये कदम उठाया गया, बावजूद इसके इनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होगा और ये होगा वो होगा। ये तो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला संशोधन है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि तानाशाही है या विपक्षियों को डराने का हथियार है? स्वामी जी। लावनी जी, ये विपक्ष जो है ना, इसको बैलूनिंग कर रहा है। आर्य प्रखर जी, ये महत्वपूर्ण लेकिन एक बहुत छोटा कदम है, सिर्फ मॉरलिटी लाने के लिए सिस्टम है। जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पीसीए में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन पर लागू होता है। अगर कोई अधिकारी 24 घंटे जेल में रह ले तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। Exactly. उसकी नौकरी नहीं जाती, वो सस्पेंड हो जाता है। हमारे देश में कोई ऐसा कानून या संविधान में प्रोविजन नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को जेल हो तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, वो सस्पेंड होंगे या निकाले जाएंगे पद से। जब केजरीवाल जी की बात आई थी तो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, कानून देश में है नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अब मॉरलिटी तो उनको देखनी है, कोर्ट उनको आदेश नहीं दे सकता। तमिलनाडु में जो सेंथिल इनके एक मंत्री थे, वो 8 महीने जेल में रहे, उनको वहां के गवर्नर ने हटा दिया क्योंकि वो जेल में रह के काम कर रहे थे। तो उस पर हाई कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर को हटाने का अधिकार नहीं है, गवर्नर सिर्फ मुख्यमंत्री की सिफारिश पर हटा सकता है। अगर मुख्यमंत्री सिफारिश नहीं कर रहे हैं तो आदमी जेल में रह के मंत्री बना रहेगा। तो ये कानून सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी भी सीरियस ऑफेंस में जिसमें 5 साल या इससे ज्यादा सजा का प्रावधान है, तो आप 30 डेज के बियॉन्ड जेल होते ही आप ऑटोमेटिकली उस पद से आपको हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर आपको बेल हो जाती है, मान लीजिए 31वें दिन आप हट गए और 32वें दिन आपको कोर्ट ने बेल दे दिया, आप जेल से बाहर आ गए, तो आप फिर आ जाइए। इसमें न तो किसी की सरकार गिर रही है, नहीं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अरे आपका मुख्यमंत्री जेल जाएगा, दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपका एक मंत्री जेल गया, जब तक वो जेल में है दूसरे आदमी को बना दीजिए, और जब वो छूट के आ जाए तो आप उसको वापस बना दीजिए अगर आप चाहते हैं तो इसमें सरकार गिराने वाली बात कहां से आ गई? तो मेरा ये कहना है कि ये एक छोटे से इस कदम को, जो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक मॉरलिटी है कि एक सरकार का मुखिया
अपने विभाग का मुखिया जेल में है और सरकार चला रहा है, ये नहीं चलेगा। कुल मिला के लब्बो लबाब इतना सा है इसका। आरोप ये लगा रहे हैं, आरोप ये लग रहा है स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि इसमें से आपने अदालतों को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया है। नहीं, अदालत कैसे अलग हुई? 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में रहेगा तो बिना अदालत की मंजूरी के नहीं रह सकता ना। बिल्कुल अदालत उसको रखेगी तभी वो जेल में रहेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपकी सरकार थोड़ी गिर रही है, आपका एक मंत्री हटा, दूसरा आप वैसे भी तो हटाते रहते हैं मंत्रियों को, आप दूसरा मंत्री लगा दीजिए। सरकार यानी तो चेहरा ही तो बदल रहा है राकेश जी, चेहरा ही तो बदल रहा है। कुर्सी तो आपके पास रहेगी ही रहेगी, चेहरा ही बदल रहा है, तो फिर इतना अपोज क्यों किया जा रहा है? इसको इतना बैलूनिंग करके दिखा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी, 20 सेकंड में प्लीज पूरा कर लीजिए लावनी जी, एक सेंटेंस है। इनको परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगर सिद्धारमैया जेल में जाते हैं तो डीके शिव कुमार बन जाएंगे, और डीके शिव कुमार बन गए तो सिद्धारमैया को वापस नहीं आने देंगे। अब वो तो इनका इंटरनल मैटर है ना, उसमें कानून क्या करेगा? ठीक है राकेश जी, चेहरा ही तो बदल रहा है, कुर्सी तो आप लोगों के पास ही रहेगी। फिर ये आरोप लगाना कि सरकार गिरा देंगे, ये आरोप तो फिर ठीक नहीं लगता राकेश जी। जी लावनी की उम्मीद है 33 मिनट मैंने आप लोगों को सुना है सभी को, मुझे भी 2-3 मिनट आप लोग बिल्कुल सुनेंगे सर, बिल्कुल सुनेंगे, बोलिए आप ही सुन लीजिएगा, बाकी तो सब सुन लेंगे, ठीक है? बोलिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, मेरे नेता ने और हमारे नेता ने आज धर्मेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही कहा था। ये वही गृह मंत्री हैं जो ये कह रहे थे चक्की पी सिंह, और अगले दिन उसको गोद में बिठा करके उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। भारत के इतिहास में पिछले 12 सालों में आपके भाजपा की सरकार चल रही है, 12 सालों के इतिहास में केवल 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया और दोनों विपक्ष के थे। अरे हेमंत विश्व शर्मा जो इन पर घोटालों पर घोटाले बताए जाते थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा के गोद में बैठ गए आज मुख्यमंत्री बने हुए असम के। आपने एनसीपी का हाल क्या किया मुख्यमंत्री को, आपने शिवसेना को 2 टुकड़े कर दिए मुख्यमंत्री को। और मैं कहना चाहता हूं ये जो चुनाव हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन हुआ है रेड्डी वाला, उस चुनाव की हार की वजह से ये प्रभु 2 मिनट हो गए। अब मुझे ये बता दीजिए कि इस संशोधन का वहां शिवसेना तोड़ने से क्या नाता है? इस संशोधन का आपकी पार्टी, आपकी खुद की पार्टी, चाचा भतीजा कैसे अलग हो गए थे, ये बताने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। अरे कम से कम तर्कों पर बात करिए। मैं इतनी शांति से सुन रही हूँ आप सबको। मैं चाहती हूँ कि हमारे विपक्षी दल भी आज पूरे तर्क के साथ बात करें। ये पार्टियों को तोड़ दिया, इस कानून का पार्टी तोड़ने से क्या लेना देना है? क्लियर कीजिए। यहाँ पे तो साफ हो गया ना कि कुर्सी आपके पास ही रहेगी, चेहरा बदल दीजिए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 32 मुकदमे हैं, क्या उनको जेल में नहीं डाला जाएगा? उन्हें जेल में डाल दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर 1 मुकदमे में जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन पर कोई मुकदमा नहीं था, एक छोटे से मुकदमे पर उनको जेल डाल दिया गया। क्या मुख्यमंत्री जवाब दीजिए, डाल दीजिए। बात जो है केशव प्रसाद मौर्य को बना दीजिए या पाठक जी को बना दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? केवल सारे नियम विपक्षी दलों के लिए चलेंगे। अरे ये नियम कहाँ विपक्षियों के लिए साहब? ये नियम सबके लिए। मृत्युंजय जी आइए जरा जवाब दे दीजिए। आपसे वही बोल रहा हूँ। देखिए आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, समाजवादी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग आज के बिल पर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पे चले जा रहे हैं, ये शिवसेना तोड़ने में चले जा रहे हैं। सबसे लावनी जी अगर दागी लोगों के केस में देखेंगे। एक सेकंड राकेश जी, आपने ये पूरा बिल पढ़ा है? ये जो 3 बिल जब आज बोले जा रहे थे, आप लोग हंगामा तो बहुत कर रहे थे, लेकिन अब तो हर जगह आ चुका है, पूरा पढ़ लिया है ना आपने? क्या लिखा है उसमें? बिल्कुल पढ़ लिया है। मेरा बस एक सवाल है लिखा गया लावनी जी, मेरा बस एक सवाल है। अगर राकेश जी, बहुत सारा किसी नेता को 30 दिन डालने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी भी नेता को, क्योंकि नेता के साथ तो कुछ भी हो सकता है। 30 दिन अरे नेता को सरकार पकड़ के जेल में थोड़ी डाल देती है, वो जो अदालत से जो निर्देश आता है उसके अनुरूप जेल में रखा जाता है। क्या बात करें आप? मृत्युंजय जी आइए, जवाब दीजिए जरा जल्दी। लावनी जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल लावनी जी, अगर राकेश जी जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं, आपने इनसे पूछा इन्होंने बिल पढ़ा है या नहीं, अगर राकेश जी सिर्फ इतना बता दे कि बिल कितने पन्नों का है, तो मैं ये डिबेट अभी छोड़ने को तैयार हूँ। लावनी जी, मैं चैलेंज करके आप पूछ लीजिए, अगर इनको पता हो बिल कितने पन्नों का है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं हार मान रहा हूँ अपनी पार्टी के बिहाफ पे। एक बार बस इनसे पूछ लीजिए बिल कितने पन्नों का है। राकेश जी बताइए। नहीं माना जा सकता।
आरोपी नहीं पूछ माना लीजिए जा बिल सकता कितने जब पन्नों का है। राकेश जी बता दीजिए बिल कितने पन्नों का है, तो मैं हार आप लोग मान आमने गया। सामने पूछ लीजिए मृत्युंजय जी, आप लोग आमने सामने। मैं पूछ रहा हूँ राकेश जी, बस बता दीजिए बिल कितने पन्नों का है, ये बता देंगे तो हम हार मान जाएंगे। आपने राकेश जी अगर आप अभी बता देंगे कि बिल कितने पन्नों का है तो मैं अभी पत्र लिखूंगा अपने प्रधानमंत्री को कि समाजवादी पार्टी इतनी सशक्त पार्टी है, इस बिल पर पुनर्विचार किया जाए। आप बस बता दीजिए बिल कितने पन्नों का है। खुलवाइए और सुनिए, मैं बता रहा हूँ अब जो कितने हमारे पन्नों का बिल है? गृह मंत्री है, कितने पन्नों का बिल है गृहमंत्री, राकेश जी, कितने पन्नों का बिल है? गृह मंत्री है अमित अरे शाह जी, कितने पन्नों का बिल है भाई? मुकदमा है, और मुकदमा किस पर है मैं बता रहा हूँ। मेरे अरे समाज भैया, के ये तो बता दीजिए बिल कितने पन्नों का है? के तुलसी प्रजापति को हत्या करवाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के गृह मंत्री को किसने किया था? इस प्रकार के कहां पहुंच गए प्रभु, कहां पहुंच गए? फिर वही कहा जाता है ना कि थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। आप लोग गृह मंत्री, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जब आप लोग गृह मंत्री का नाम लेते हैं तो सुन लिया, देख लिया करिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, और जब कोर्ट की तरफ से उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई तब वो दोबारा आए। तो यही तो आप लोगों के लिए भी है। डर किस बात का है? आप लोग इतिहास के एक सेलेक्टिव पन्ने उठाएंगे, उसके बाद पूरी कहानी लिखना शुरू कर देंगे। उपसंहार आपके विरोध में चला जाता है क्योंकि आप लोग कुतर्क करते हैं। प्रखर, जल्दी से आपसे एक सवाल लेना चाहती हूं, यहां पर बहुत क्लियर है। मैंने जो कहा था, कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचार, आपकी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में सामने आई थी, तो आपको तो खुश होना चाहिए इससे, आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोगों को क्यों डर लग रहा है ऐसा कि इससे गलत हो जाएगा? कुर्सी नहीं जा रही है, चेहरा बदला जा रहा है। मैं आपके जवाब में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। बस आप, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने ये बिल जो कह रहा है, मैं सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए बात कर लूं कि अगर किसी को ईडी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी जेल में डालेगी और 30 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर रहा। चलिए, मुझे लगता है कि शायद अब धीरे धीरे सब मेहमानों का से हमारा कनेक्शन टूट रहा है, लेकिन इतना जरूर है। अभी अगर सुरेंद्र जी हो तो उनसे लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। पैनल है क्या सुरेंद्र जी हमारे साथ? सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। इस पूरे बिल का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को शायद ये विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, या जानता है कि अगर इसके उद्देश्य को समझ जाएगा तो सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट अगर उठा के देख लीजिए और उसके बाद अगर परसेंटेज निकलेगा तो इसी ग्रुप के लोग ज्यादा दागी नजर आएंगे। इसमें विपक्ष की परेशानी ये नहीं है कि ये बिल आ रहा है, उनकी परेशानी ये है कि उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है विद इन पार्टी, उसके अंदर परेशानी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक में 2 ग्रुप हैं, अब वो सिद्धारमैया को कुछ हुआ तो डीके शिव कुमार आ जाएंगे, तो उनकी अपनी पार्टी का डर रहेगा आपस में। अदरवाइज ये बिल तो इतना सिंपल बिल है, कोई भी व्यक्ति जो एक परिवार का, देश का मुखिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री है या अपने विभाग का मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो जेल में है तो सरकार नहीं चला सकता। ठीक है, अगर वो जेल से बाहर है तो चलाएगा। बिल्कुल, जेल में रहते हुए सरकार चलाना, ये साफ तौर पर ये जनता के साथ भी गद्दारी होती है, जनता के साथ भी बेईमानी होती है, क्योंकि जनता जब अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो ये उम्मीद करती है कि वो शुचिता के साथ साफ छवि वाला चेहरा हो। और अगर ऐसी परिस्थिति में ये जो संशोधन सामने आया है, ये संशोधन जनता की उस मंशा की पूर्ति करता है, तो इसमें सबको साथ देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि अब तो कल आखिरी दिन है, मॉनसून सत्र खत्म हो गया। हंगामे की भेंट कैसे चढ़ा, कभी एसआईआर को लेकर, कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने तस्वीरें देखी भी हैं, लेकिन सरकार ने इस पूरे सत्र में एक चीज क्लियर कर दी है कि ये जो क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, वो चाहे वोटर लिस्ट का क्लीनिंग प्रोसेस एसआईआर के माध्यम से हो रहा हो, या फिर दूसरी तरफ राजनीति का ये जो क्लीनिंग प्रोसेस इन संशोधनों के द्वारा किया जाएगा, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए सुनहरे भविष्य का मील का पत्थर साबित होगी। ये जनता को भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। और रात 8 बजे देखना मत भूलिए जागो, मुद्दा है सिर तन से जुदा, बरेली में फरमान, मैहर में दिया अंजाम। रात 8 बजे जागो, प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ।